हाँ तो दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे अपना सीवरेज वाला सिस्टम। सीवेज की प्रॉपर्टी देखेंगे। सीवेज और आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर एंड देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसी को बोलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में? पहला फिजिकल। फिजिकल में हमने इमोप कौन पहले भी पढ़ा है। क्या निकालता है? सेट लेवल सॉलिड्स निकालता है। वेस्ट वाटर को अलाउ करते हैं टू सेटल फॉर 2 आवर्स, और जितना सेट लेवल सॉलिड्स आ गया उनका वेट ले लेते हैं, वो हो गए सेट लेवल सॉलिड्स, इमोप कौन। फिर आता है केमिकल। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। पहला है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लोग हमेशा एक तो इसमें नाम में ही कंफ्यूज रहते हैं, बायोलॉजिकल बोल देते हैं, कभी कभी कुछ और बोल देते हैं, कभी बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं। नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक तो ध्यान रखने वाली बात यह है, ये ऑक्सीजन डिमांड है। क्या है मतलब है इसका? कि ऑर्गेनिक मैटर को बायोडिग्रेडेबल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, वही क्या है? बीओडी है। क्या है? बीओडी। हमने मान लो देखा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपनी चाहिए। क्या है ये है ऑक्सीजन डिमांड। किसके लिए चाहिए? टू डिकम्पोज, टू डिकम्पोज दी बायोडिग्रेडेबल। जो नाम आया इसमें बायोकेमिकल, वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए आया। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड क्या हो गया? रिक्वायरमेंट क्या हो गई? टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, वही क्या है? बीओटी है। पहला है इसमें, जो चलते हैं कैसे निकालते हैं। नॉर्मली सैंपल लेते हैं, 5 दिन तक उसको इंक्यूबेशन करके रखते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं। क्यों हुआ 5 डेज? क्योंकि 5 दिन में अपनी लगभग 68 से 70% ऑफ बीओडी अल्टीमेट, जो बीओडी रिक्वायरमेंट है अल्टीमेट मतलब पूरा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलेंगे बीओडी अल्टीमेट। बीओडी 5 बोलेंगे कि 5 दिन में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, उसको बीओडी 5 बोल देंगे। तो जो बीओडी 5 आता है वो 68 से 70%, यानी टू थर्ड ऑफ बीओडी अल्टीमेट आता है। ये अपने को आइडिया लग गया। 5 दिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अंग्रेजों के द्वारा चलाए हुए सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री रहता है, वहाँ पे नहरों नदियों का। और 5 दिन में जो भी नदी होती है वो समुद्र में जाके मिल जाती है, इसलिए 5 दिन का ज़रूरी है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या है? और बीओटी 520 डिग्री सेंटीग्रेड का डी ओ इनिशियल माइनस का डी ओ फाइनल इनटू डायल्यूशन फैक्टर। डायल्यूशन फैक्टर बड़ा सिंपल सा है, हमने थ्रेशोल्ड ऑडोर नंबर में पढ़ा था, जब ऑडोर निकाल देते तभी पढ़ा था कि फाइनल सैंपल वॉल्यूम, फाइनल सैंपल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल सैंपल वॉल्यूम, ठीक है। तो बस वही फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल सैंपल वॉल्यूम। डायल्यूशन फैक्टर फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई सैंपल वॉल्यूम। फाइनल सैंपल वॉल्यूम कुछ नहीं दिया होता, 300 ml की बीओडी की बोतल होती है। अगर और कुछ दिया है तो अपन वो कर लेंगे। जैसे मान लो 20 ml हमने क्या लिया, वेस्ट वाटर का सैंपल लिया, उसको डाइल्यूट किया, फाइनल सैंपल कितना बना? 300 ml डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम 20 ml, कितना आ जाएगा? 15। डाइल्यूशन फैक्टर कितना आ गया? 15 आ गया। डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल मल्टीप्लाई बाई डाइल्यूशन फैक्टर। एक सिंपल सा चीज़ें, ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से क्या था वो? डी एल टी बाई डी टी, यानी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है, और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उस टाइम पे अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर की। इसको सोल्व करेंगे डी एल टी बाई डी टी
बराबर का, और ये कम होती जाती है माइनस का के टाइम्स ऑफ एल टी, और फिर यहाँ से एल टी आता है एल नोट ई की पावर माइनस का के टी। ये किसकी इक्वेशन है? एल क्या है? ओरेनिक मैटर, ओरेनिक मैटर। एल नोट क्या है? इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर, जो इनिशियल में कितने थे ऑर्गेनिक मैटर, और इसी को अपन बोल देते हैं बीओडी अल्टीमेट, इसी के प्रोपोर्शनल होती है, अपन इसी को बोल देते हैं बीओडी अल्टीमेट। यानी स्टार्टिंग में जितने ऑर्गेनिक मैटर थे तो उसके लिए जो ऑक्सीजन डिमांड थी उसको हम बोलते हैं बीओडी अल्टीमेट। तो एल टी बराबर एल नोट ई की और माइनस के टी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक मैटर एट एनी टाइम टी कितने होंगे? एल टी होंगे, एल नोट ई की और माइनस के टी। अब डिकम्पोज कितने हो गए? ये तो एल टी तो अभी बचे हुए हैं, डिकम्पोज कितने हो गए? टोटल कितने थे? एल नोट थे, डिकम अभी कितने बचे हैं? एल टी, तो डिकम्पोज कितने हो गए? एल नोट माइनस एल टी, यानी इतने डिकम्पोज हो गए। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनिक और उसके लिए कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को बोलते हैं अपन बीओटी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होती है? ये कंज्यूम्ड वाली होती है, कंज्यूम्ड हो गई इतनी, इतनी ऑक्सीजन हमने कंज्यूम कर ली, किसके लिए? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। इसी को बोलते हैं अपन बीओडी एक्सेटेड, यानी इतनी बीओडी एक्सेटेड होगी, मतलब हमने कंज्यूम कर ली, बीओडी रिमूव हो गई थी। बीओडी रिमेनिंग कितनी होती है? बीओडी रिमेनिंग होती है, और अभी बीओडी बची कितनी है? तो जितने ऑर्गेनिक मैटर बचे होंगे उतनी बीओडी बची होगी, एल टी मान लो ऑर्गेनिक मैटर भी बचे हुए हैं। तो इतने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, एल टी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? उसी को बोल देंगे बीओडी। ये कौन सी? रिमेनिंग वाली। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में उसको अगर बीओडी रिमेनिंग पूछनी होगी, वो बीओडी रिमेनिंग लिख के देगा। अगर बीओडी सिंपल लिख के दिया है तो भाई साहब को क्या चाहिए? बीओडी कंज्यूम वाली चाहिए, बीओडी एक्सेप्टेड चाहिए। सिंपल बीओडी मतलब बीओडी कंजम्पशन वाली, वो कैसे निकालेंगे? जितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है उसी के लिए बीओडी कंज्यूम वाली होगी। तो कितना कितना कंज्यूम होगा? एल नोट इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर था, एल टी अभी बचा हुआ है, तो डिकम्पोज कितना हुआ है? एल नोट माइनस एल टी, तो ये डिकम्पोज हो गया। इसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो बीओडी कंजम्पशन, बीओडी एक्सेप्टेड आएगी। कुछ भी नहीं लिखा है बीओडी में, अपन बीओडी कंजम्पशन या बीओडी कंज्यूम्ड या बीओडी एक्सेप्टेड निकालते हैं। और उसने लिख के दे दिया कि बीओडी रिमेनिंग कितनी बची हुई है, मतलब पूछना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ कितना है, तो अपन एल टी निकाल देंगे। कितना सही कॉन्सेप्ट है। तो एल नोट माइनस एल टी कितना हो गया? एल नोट माइनस एल टी कितना हो गया? एल नोट ई की और माइनस के टी, एल नोट कॉमन ले लो, 1 माइनस ई की और माइनस का के टी, बस। ये क्या होगा? बीओडी कंज्यूम्ड, बीओडी एक्सेटेड, या फिर मान लो ऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, जितने ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गए मतलब बीओडी कंज्यूम्ड हो गई, बीओडी रिमूव्ड हो गई। ऑर्गेनिक मैटर इतने बचे हैं उसके लिए बीओडी इतनी रिमेनिंग हो जाती है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। और क्या है? जो डीके कांस्टेंट है ना, के, एल नोट ई की पावर माइनस का के टी, ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग एट टाइम टी बराबर एल नोट ई की पावर माइनस के टी। तो जो के है इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की जो कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट, उसको बोलते हैं। ये भाई साहब डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो ऑर्गेनिक मैटर फास्ट हटेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट ग्रोथ करते हैं, फास्ट ग्रोथ करेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। क्या है उसका फॉर्मूला? के टी बराबर के 20 1.047 T1S20। बहुत सी बार क्वेश्चन में दिया होता है 1.047, या फिर कुछ और दिया होता है तो अपन वो यूज़ कर लेंगे। कुछ नहीं दिया होगा, हमें ये चीज़ें याद भी रखनी है कि फैक्टर कितना आता है? 1.047 का आता है। तो के टी बराबर का के 20 1.047 T-20, इसके बेसिस पे अपन के टी निकाल देंगे। के एट एनी अदर टेम्परेचर एक्सेप्ट 20 डिग्री। 20 डिग्री के लिए तो अपने को पता होता है, दिया होगा
किसी दूसरे टेम्परेचर पे निकालना है तो अपन ये निकालेंगे। ये फैक्टर है 1.047 T-20। एक चीज़ और लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर बीओडी एंड सीओडी। बीओडी एंड सीओडी के लिए जो सैंपल कलेक्ट करते हैं अपन, रिवर में मान लो, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज पाइप में मान लो, तो अपन जो कंपोजिट सैंपल लेते हैं इज मिक्सड इन proportion to rate of flow of stream at the time of collection to ensure representative sample। हम कंपोजिट सैंपल लेने की कोशिश करते हैं। कंपोजिट सैंपल क्या होगा? कंपोजिट सैंपल मतलब हम सैंपल को मिक्स करेंगे विद किसके रेस्पेक्ट में? रेट ऑफ फ्लो। मान लो अभी Q1 है तो एक सैंपल लिया, Q2 सैंपल, Q2 जब डिस्चार्ज था एक सैंपल और लिया, ये सैंपल 2 हो गया, ये सैंपल 1 हो गया। अब अपने को कंपोजिट सैंपल बनाना है। तो कंपोजिट सैंपल बनाना तो सिंपल सा है, अपन हम किसके रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, हम मिक्स करेंगे विद प्रोपोर्शन ऑफ Q1 एंड Q2 और फिर अपन बना देंगे कंपोजिट सैंपल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो है तो हम उनके उसके प्रोपोर्शन में ही सैंपल को मिक्स करके और कंपोजिट सैंपल बना देते हैं। इतना सा समझ में आ गया? ये चीज़ें वही हैं तो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एल क्या है? ऑर्गेनीमीटर। एल नोट क्या है? स्टार्टिंग में जितने ऑर्गेनीमीटर थे उसी को क्या बोल दूंगा मैं? बीओडी अल्टीमेट। कि एल नोट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए मुझे जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वही है बीओडी अल्टीमेट। तो एल नोट ही क्या है? बीओडी अल्टीमेट। एल नोट ही क्या है? इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर। इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर। समझ में आ गया? अब कहते हैं कि बीओडी कंज्यूम कितनी हुई, हमने अभी भी देखा। बीओडी कंज्यूम मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड। ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए कुछ बीओडी कंज्यूम हुई होगी। ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड या रिमूव्ड, ठीक है। कंज्यूम्ड, कंज्यूम कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। और रिमूव्ड, रिमूव कौन कर रहा है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। कितने? पहले एल नोट थे, अभी एल टी बचे हैं, इतने रिमूव हो गया, कंज्यूम हो गए, वही क्या हो गई? बीओटी कंज्यूम्ड हो गई। एल नोट माइनस एल टी। तो अपन वो देखते हैं एल नोट माइनस का एल टी। एल टी क्या है? एल नोट ई क्यू माइनस का के टी। तो एल नोट इंटू 1 माइनस का ई क्यू माइनस का के टी फॉर्मूला आ जाता है। सिंपल सा है। तो ऑर्गेनिक मैटर एनी टाइम टी बराबर एल टी बराबर एल नोट ई क्यू माइनस के टी। एल नोट माइनस एल टी, एल नोट 1 माइनस ई क्यू माइनस के टी। ठीक है, तो अपन पढ़ चुके हैं। यही क्या है? बीओडी कंज्यूम्ड है, बीओडी एक्सट्रैक्टेड है। बीओडी रिमूव, बीओडी रिमेनिंग क्या होगी कि मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमेनिंग कितनी है, तो उतनी रिमेनिंग होगी जितनी ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग है उसके प्रोपोर्शनली होगी। ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग कितनी है? एल टी एट एनी टाइम टी, यानी एल टी। सिंपल सा है। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आते हैं अपने को। मैंने तो क्वेश्चन सही है। द 5-day BOD ऑफ ए वेस्ट वाटर सैंपल इज ऑब्टेन्ड एज 190 मिलीग्राम पर लीटर विथ के दे दिया है। द अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड पूछी है। ये तो सिंपल सा बात है। क्या दिया है? BOD 5 दिया है, कितना? 190 मिलीग्राम पर लीटर। कुछ नहीं दिखा है, अपन क्या मानेंगे? कंज्यूम्ड वाला मानेंगे। BOD कंज्यूम्ड हो गया, BOD एक्सट्रैक्टेड हो गया। BOD एक्सट्रैक्टेड कितना हो गया? जितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, एल नोट माइनस का एल टी। और एल नोट माइनस एल टी क्या हो गया? एल नोट 1 माइनस का ई क्यू माइनस का के टी बराबर कितना है? 190 मिलीग्राम पर लीटर है। और कितना होगा? एल नोट 1 माइनस का ई क्यू माइनस का के टी, कितना? 190 मिलीग्राम पर लीटर। अब भाई साहब ने टी दिया है, क्यों? 5 दिन हो जाएंगे टी, 5 दिन की बीओडी बोली है। के दिया है, अब देखो के में और टी में, के और टी की यूनिट दोनों मिक्स होके यूनिटलेस बनना चाहिए, क्योंकि ए की पावर में है, यूनिटलेस होने चाहिए। के को दिया है भाई साहब ने 0.01 आवर इनवर्स, तो टी भी किस में रखेंगे अपन? आवर्स में रखेंगे। बस यही एक कॉन्सेप्ट था इसमें। टी किस में रखेंगे? आवर्स में रखेंगे। 5 दिन इंटू 24 घंटे आ गया आवर्स में। एल नोट निकाल लेंगे। यही क्या है? बीओडी अल्टीमेट। यही क्या है? इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर। तो हमने ऑर्गेनिक मैटर के करस्पॉन्डिंग ही बीओडी को डिफाइन कर रखा है।
इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बीओडी अल्टीमेट, एलटी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बीओडी रिमेनिंग। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हो गए। ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कितने हो गए, एन नॉट माइनस एल टी, इधर डिकम्पोज हो गए, उनके लिए बीओडी क्या बोलेंगे इसको, बीओडी कंज्यूम्ड। कुछ नहीं लिखा है, बीओडी कंज्यूम्ड और बीओडी एक्सट्रैक्टेड निकालेंगे। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। इफ द बीओडी थ्री मतलब 3 दिन की बात कर रहा है, और फिर वेस्ट वाटर सैंपल इज 75 मिलीग्राम पर लीटर एंड रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट बेस ई बोल रखा है 0.345 पर डे। द अमाउंट ऑफ बीओडी रिमेनिंग इन द गिवन सैंपल आफ्टर 10 डेज। क्या पूछा भाई साहब ने, बीओडी रिमेनिंग पूछिए इन द गिवन सैंपल आफ्टर 10 डेज। बीओडी रिमेनिंग ध्यान रखो, बीओडी रिमेनिंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग, एलटी पूछा है। तो एलटी बराबर अपन तो बोल देंगे सिंपल, ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, NO टी का माइनस के टी, के दिया है, टी दिया है, टी कितने पर निकालना है, 10 दिन पर निकालना है, निकाल लूँगा कोई दिक्कत नहीं। के भी किस में दिया हुआ है, 0.345 पर डे दिया हुआ है, पर डे इन्वर्स दिया हुआ है, तो ये इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एल नोट निकालना है, एल नोट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बीओडी 3 दिया हुआ है, बीओडी 3 कुछ नहीं बोला है, तो अपन क्या बोल देंगे इसको, ये कंज्यूम्ड वाली दी हुई है, एल नोट माइनस एल टी वाली दी हुई है। कैसे निकालेंगे, एल नोट 1 माइनस ई की बार माइनस का के टी, तो ये आपने क्या निकालना है, इसमें से एल नोट ही निकालना है। एल नोट 1 माइनस ई की बार माइनस के टी की वैल्यू दी हुई है 75 मिलीग्राम पर लीटर, के की वैल्यू दी हुई है, टी कितना रखेंगे, ये 3 डेज की बात कर रहा है, 3 रख देंगे, के की वैल्यू दी हुई है, एल नोट यहाँ से निकाल लेंगे, एल नोट निकाल लेंगे और एल नोट इसमें रख देंगे, तो बीओडी रिमेनिंग आ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना आसान सा हो गया। डाइल्यूशन फैक्टर कुछ अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है बीओडी सैंपल का, 300 ml की सैंपल की बोतल होती है। एक चीज़ अगर ये याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बीओडी 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है बीओडी 3 दिन और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी रिएक्शन करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाया, के बढ़ा, टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो के बढ़ा, यानी ऑर्गेनिक मैटर जल्दी जल्दी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट रिएक्शन करेंगे और जल्दी ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेंगे। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी, इनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, वो भी फास्ट ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की, तो कंजम्पशन है वो भी फास्ट होगी, बस इसलिए बोला गया है। बीओडी 5 दिन की, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बीओडी 5 दिन में जो चाहिए होती है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बीओडी 3 दिन में चाहिए होती है, इतनी ऑक्सीजन 3 दिन में चाहिए होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है किसके लिए, टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर के लिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, दिन कम हो गए, टेम्परेचर कम किया, दिन ज़्यादा हो गए, सब खेल टेम्परेचर का। एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, ये बीओडी बाई सीओडी का रेशियो, आगे सीओडी भी पढ़ेंगे, वो होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी ऑक्सीजन डिमांड ही है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इस बार बायोकेमिकल का कोई नाम नहीं है, तो मतलब इस बार क्या डालेंगे अपन, K2Cr2O7, तो बहुत दिनों से देख रहे थे क्या है, भयंकर ऑक्सीडाइजर है, भयंकर ऑक्सीडाइजर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत है, भयंकर ऑक्सीडाइजर है। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलेंगे, सीओडी बोलेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल का नाम K2Cr2O7। कैसे निकालेंगे आगे पढ़ेंगे वो। तो बीओडी बाई सीओडी का रेशियो अगर 0.6 से ज़्यादा है तो अपन ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर इजीली बायोडिग्रेडेबल है, इजीली बायोडिग्रेडेबल है, अगर बीओडी बाई सीओडी वैल्यू 0.6 से ज़्यादा है। अगर बीओडी बाई सीओडी की वैल्यू लेस देन 0.3 है, डिफिकल्ट है, और क्या करेंगे इसको, एसिमेटाइजेशन करेंगे, एकली मेटाइजेशन करेंगे, डिफिकल्ट है इस वाली बीओडी बाई, अगर ऐसा कोई सैंपल आया है तो अपन अपने एसटीपी में, इसके लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे सैंपल के लिए एसटीपी में कोई जगह नहीं है,
क्योंकि इसको अपना एसटीपी जो पूरा सिस्टम रहता है ये डिपेंड करता है अपन माइक्रोऑर्गेनिज्म से करवाते हैं पूरे सिस्टम। तो अगर ऐसा सैंपल डाल दिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी या रिमूव करने की एफिशिएंसी बहुत कम निकल के आती है। देख के लग रहा है इसमें कि इतना कम है बीओडी, बीओडी बाई सीओडी का रेशियो इतना कम है, मतलब बीओडी बहुत ही कम है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही कम है, बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को, डिफिकल्ट ऑर्गेनिक मैटर है। बीओडी बाई सीओडी की वैल्यू जीरो ही आ गई, और बीओडी तो जीरो ही है, मतलब बायोकेमिकली ऑक्सीजन डिमांड तो जीरो है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर लगभग उसमें जीरो है, तो उस वाले को क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। जब देखो समझ में आ गया। फिर अपन चलते हैं, ये हमने पूरा समझ लिया। फिर अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये देखो बीओडी निकालने के तरीके क्या क्या है। बीओडी निकालने के तरीके, पहला तरीका बीओडी मतलब बीओडी कंज्यूम्ड और बीओडी एक्सट्रैक्टेड, ये अपन लैब में निकालते हैं। दो तरीके बता रहे हैं, एक तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपन, फॉर्मूला मतलब सिंपल, एल टी बराबर एल नोट इक्वल माइनस के टी। इससे तो क्या आ जाएगा, देखो एक तो ये एल टी बराबर एल नोट इक्वल माइनस के टी, अगर अपने पास ऑर्गेनिक मैटर के कंसेंट्रेशन है तो ये इससे क्या आ जाएगा, बीओडी रिमेनिंग आ जाएगा, क्योंकि ये एल टी क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग है ये। एल नोट क्या है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर है, इसको क्या बोलेंगे, बीओडी अल्टीमेट है। ये तो एक तरीका ये हो गया कि अपने पास ऑर्गेनिक मैटर की कंसेंट्रेशन पता हो। बीओडी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, जितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज या कंज्यूम्ड हो गया, कितना हो गया, एल नोट स्टार्टिंग में था, एल टी अभी बचा हुआ, तो कंज्यूम कितना हो गया, एल नोट माइनस एल टी हो गया, तो इसी से क्या निकाल लेंगे, बीओडी कंज्यूम निकाल लेंगे, बीओडी एक्सट्रैक्टेड निकाल लेंगे। ये एक तरीके ये हो गए। दूसरे तरीके अपने को लैब में निकालने वाले तरीके हैं कि पहला तो है डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। दूसरा तरीका भी सेम ही है, क्योंकि बीओडी की बोतल मान लो ये है, ठीक है, ऐसी बोतल नहीं होती, बना दिया है, उसमें से ये क्या था, इनिशियल सैंपल वॉल्यूम था, किसका, सीवेज का। इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे, और कुछ डीओ भी होगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होगी। लेकिन क्या करते हैं, अब इसको फिल करते हैं, कितना, 300 ml तक। किससे फिल करेंगे, ये करेंगे अपन एरेटेड वाटर से, क्योंकि इस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे, उनके उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो भाई साहब इसमें बहुत कम होगी, तो इसलिए अपन एरेटेड वाटर देते हैं ताकि पूरी रिएक्शन अच्छे से हो सके। और फिर अपने पास फैक्टर है ही डायल्यूशन फैक्टर का, कि हमने कितना टाइम डाइल्यूट किया है। डायल्यूशन फैक्टर मतलब फाइनल सैंपल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल सैंपल वॉल्यूम। तो अब अगर हमने एरेटेड वाटर ऐड किया है, ये भी सेम ही चीज़ है, दोनों 1 और 2 सेम ही चीज़ें हैं, क्योंकि अपन इसे मान लो एरेटेड वाटर नहीं किया, जो सैंपल था वो 300 ml का सैंपल लिया है अपन, और उसका डीओ इनिशियल निकाला, डीओ फाइनल निकाला, और डायल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने पास सैंपल कम था, हमें पता था कि इसके अंदर डीओ कम है, तो हम इसमें एरेटेड वाटर मिलाते हैं, एरेटेड वाटर ऐड करते हैं। एरेटेड वाटर में क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जब डीओ इनिशियल निकालते हैं वो निकालते हैं मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट से, कि सैंपल में कुछ डीओ थी, हमने एरेटेड वाटर ऐड किया तो उसमें डीओ थी, तो इनिशियली जब अपने सैंपल इंक्यूबेशन सेंटर में रखते हैं उससे पहले पूरे सैंपल की, जो 300 ml का सैंपल होगा, इसकी डीओ कितनी थी, तो वो होगी डीओ इनिशियल मिक्स की।
ठीक है, माइनस का डी ओ फाइनल। ये तो अपन ओवरऑल जब सैंपल 5 दिन बाद अपन निकाल ही लेंगे कि डी ओ कितनी बची है इंटू डायल्यूशन फैक्टर। समझ में आ गया। अब कई कई बार क्या होता है कि हमें सैंपल के अंदर देखो क्या लिखा है, एरेटेड वाटर जो ऐड किया है उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी थे, हमने जानबूझ के ऑर्गेनिक मैटर डाले हैं, यानी एरेटेड वाटर की भी कुछ वीओडी होगी क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो भी डिकम्पोज होंगे, तो इसको बोलते हैं हम सीडेड वाटर। सीडेड वाटर मतलब इसके अंदर क्या है, ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन भी हो और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो। कई बार जो अपन सीवेज का सैंपल आते हैं उसमें एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो वो डिकम्पोज ही नहीं कर पाते अपने ऑर्गेनिक मैटर को, तो इसके लिए एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना जरूरी होता है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन भी हो। ऑक्सीजन तो एरेटेड वाटर में भी थी, सीडेड वाटर में एक्स्ट्रा क्या है, एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जब एक्टिव माइक्रोइज्म को एक्टिव रखने के लिए उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी जरूरी है, क्योंकि माइक्रोइज्म एक्टिव कब रहेंगे, जब वो कुछ ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे। तो एक ऐसा वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, डिजोल्व ऑक्सीजन हो, एक्टिव माइक्रोइज्म हो, और एक्टिव माइक्रोइज्म को एक्टिव रखने के लिए कुछ उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट हो, तो ऐसा वाटर अपन ऐड करते हैं बीओडी बोतल के अंदर। कुछ तो बीओडी सैंपल हो गया, कुछ तो सॉरी सीवेज का सैंपल हो गया, 20-30 ml जितना भी है, बाकी जो अपन ऐड करते हैं वो करते हैं सीटेड वाटर, जिसमें डिजोल्व ऑक्सीजन भी हो क्योंकि चाहिए कि हो, एक्टिव माइक्रोइज्म हो क्योंकि जो बीओडी नहीं, जो सीवेज का सैंपल लाया हूँ उसके अंदर माइक्रोइज्म एक्टिव नहीं है, ठीक है, एक्टिवेटेड माइक्रोइज्म नहीं है या माइक्रोइज्म एक्टिव नहीं है, जो माइक्रोइज्म चाहिए वो नहीं है, एक्टिव माइक्रोइज्म ऐड करते हैं। और माइक्रोइज्म को एक्टिव रखने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी उस सीडेड वाटर में होना चाहिए, उस मतलब तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में, एफ्लुएंट्स किसको बोलेंगे, ध्यान रखो, एफ्लुएंट्स बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को, और घरों से जो निकलता है उसको बोलते हैं सीवेज, और इंडस्ट्री से निकलता है उसको एफ्लुएंट्स बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी हो सकती है, तो सही डाटा नहीं निकलेगा बीओडी का, इसके लिए अपन शीटेड वाटर का यूज करते हैं। एक हमने एरेटेड वाटर यूज किया लिया, एरेटेड वाटर में क्या था, केवल डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीरो थे, ऑर्गेनिक मैटर जीरो थे, तो इसकी खुद की कोई बीओडी नहीं थी, कोई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इस वाटर की नहीं थी, एरेटेड वाटर की, वो केवल क्या प्रोवाइड करा था, डीओ प्रोवाइड करा था। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी खुद की भी बीओडी होगी, अब वो कैसे करेंगे, इसको करेंगे डीओ इनिशियल मिक्स माइनस का डीओ फाइनल इंटू डायल्यूशन फैक्टर। ये तो हो गया ओवरऑल सैंपल का, ओवरऑल सैंपल का बीओडी, ओवरऑल सैंपल का बीओडी हो गया। अब शीटेड वाटर वाला माइनस भी करेंगे, शीटेड वाटर में जितनी बीओडी होगी वो माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, डीओ इनिशियल शीटेड वाटर की माइनस का डीओ फाइनल शीटेड वाटर का इंटू डायल्यूशन फैक्टर 2। वही डायल्यूशन फैक्टर 2 बड़ा जरूरी चीज़ है। देखो क्या है एग्जाम्पल में, बीओडी बोतल 300 ml की थी, 20 ml इनिशियल वेस्ट वाटर सैंपल वॉल्यूम था, अपन जो सीरीज लिए वो 20 ml था और बीओडी बोतल 300 ml की थी, मतलब 280 ml अपने को क्या ऐड करना है, एरेटेड वाटर विच है बीओडी और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब क्या है, यही तो है सीडेड वाटर। एरेटेड वाटर जिसके अंदर बीओडी और ऑर्गेनिक मैटर उसको क्या बोलते हैं, उसको ही तो बोलते हैं सीडेड वाटर, ठीक है। तो डायल्यूशन फैक्टर 1 कैसे आएगा, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, 320 आ गया। डायल्यूशन फैक्टर 2 कैसे आएगा, फाइनल वॉल्यूम क्या आया 280 ml, क्यों, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, केवल सीडेड वाटर के लिए निकाल रहे हैं, सीडेड वाटर का फाइनल वॉल्यूम कितना है 280 ml, ओके। अब ये 20 कैसे आया, ये 20 आया कि अपने को वही बीओडी निकालनी है, या उतना ही सैंपल की बीओडी निकालनी है जितने सैंपल का इनिशियल सैंपल वॉल्यूम था, या सीवेज का जो इनिशियल वॉल्यूम था उसके अगेंस्ट ही अपने को डायल्यूशन फैक्टर 2 निकालना है, तो 280 बाई
20, या मतलब मान लो ये 300/30 था, ये आएगा 280 सॉरी 280 नहीं, 270 बचा। अगर 30 ml इनिशियल सीवेज सैंपल था तो शीटेड वाटर कितना ऐड किया होगा हमने, 270 का ऐड किया होगा, और डिवाइड बाई 30 ml के करस्पॉन्डिंग अपन डायल्यूशन फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि बीओडी जो शीटेड वाटर निकालेंगे वो इनिशियल सैंपल वॉल्यूम कितना था उसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, डायल्यूशन फैक्टर 2। ठीक है, जैसे ये किसी क्वेश्चन का ही पार्ट है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो भी देखेंगे। मिक्स सैंपल का डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, डीओ इनिशियल भी क्या मिक्स वाले का, डीओ इनिशियल मिक्स माइनस का डीओ फाइनल इंटू डायल्यूशन फैक्टर 1, वो कितना सिंपल, टोटल फाइनल सैंपल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल सैंपल वॉल्यूम। फिर आता है शीटेड वाटर का, शीटेड वाटर का निकालेंगे डीओ इनिशियल शीटेड वाटर माइनस का डीओ फाइनल शीटेड वाटर इंटू डायल्यूशन फैक्टर 2, वो कितना, अगर 20 ml इनिशियल सीवेज सैंपल था, हमने शीटेड वाटर कितना ऐड किया होगा 280 ml, तो फाइनल सैंपल वॉल्यूम कितना होगा इसका 280, और किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है 20 ml के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो हो गया मेरा, ये बीओडी हो गया शीटेड वाटर का, ये बीओडी हो गया मिक्स सैंपल का। तो मिक्स सैंपल में से अगर शीटेड वाटर हटा दिया तो किसका बचा, बीओडी ऑफ सीवेज का बचा। ये कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, तो हमने देख लिया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कंप्लीट हो गया अपना। कुछ कुछ क्वेश्चन और हैं, क्या क्या सिंपल क्वेश्चन है, 2 days एंड 4 days की बीओडी दी हुई है। सिंपल बीओडी दी हुई है तो मतलब क्या दिया हुआ है, बीओडी एक्सेप्टेड दिया हुआ है, बीओडी कंज्यूम्ड दिया हुआ है। बस एक यही है ध्यान रखना अपने को, अगर सिंपल बीओडी लिखा है तो बीओडी एक्सेप्टेड और बीओडी कंज्यूम्ड दिया हुआ है। ये यानी क्या मतलब इसका कंज्यूम्ड का, ऑर्गेनिक मैटर कितना कंज्यूम हो गया, एल नॉट माइनस एल टी, अभी एल टी है, स्टार्टिंग में एल नॉट था, कंज्यूम कितना होगा एल नॉट माइनस एल टी, ये क्या है बस बीओडी कंज्यूम्ड या बीओडी एक्सेप्टेड है। आगे तो अपन 1 - e और -kt निकाल ही लेंगे, समझ में आ गया। कितनी कितनी वैल्यू दी हुई है, 100 mg/L दी हुई है, 155 mg/L दी हुई है रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कॉन्स्टेंट पर डे में निकालना है, क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो तो ये समझ में आ गया अपने को, एल नॉट माइनस एल टी वाला फॉर्मूला लेना है अपने को, यानी बीओडी टू कैसे आएगी, एल नॉट 1 - e⁻⁻ के इंटू 2, बीओडी 4 एल नॉट 1 - e⁻⁻ के इंटू 4, सिंपल। इसकी वैल्यू दी हुई है 100, इसकी वैल्यू दी हुई है 155, दोनों को डिवाइड करेंगे, एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, क्या बचा केवल के बचा, निकाले जाएंगे अपन। अब इसको निकालने का तरीका देखो क्या है, 1 माइनस का e⁻ के इंटू 2 बचा, 1 माइनस का e⁻ के इंटू 4 बचा। अब मैं 2k को क्या मान लूँगा, या फिर e⁻ का 2k इसको मान लूँगा मैं x, तो ऊपर क्या बचा 1 - x बचा, नीचे क्या बचेगा 1 - 4 के इंटू 4 है, यानी e⁻ का 2k का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 100/155 बचा। अब मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, और x क्या माना मैंने e⁻ का 2k माना, ऐसे करके आसानी से निकाल लूँगा k की वैल्यू। ये देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल वाज सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट। ठीक है, 5 days 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपने को पता है स्टैंडर्ड बीओडी यही होता है, यील्डिंग ए वैल्यू ऑफ 180 mg/L। ठीक है, तो बीओडी एक्सट्रैक्टेड या बीओडी कंज्यूम्ड की वैल्यू 180 mg/L आई। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट टू द बेस ई एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाज टेकन टू 0.18 पर डे, के की वैल्यू दे दी है। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट अदर टेम्परेचर में बी एस्टिमेटेड बाई के टी, K20 1.047 T - 20, ये भी अपने को पता है।
द टेम्परेचर एट विच द अदर पोर्शन ऑफ द सैंपल शुड बी टेस्टेड टू एक्सट्रैक्ट द सेम BOD इन 2.5 days। आपको वो टेम्परेचर निकालना है कि सेम BOD एक्सट्रैक्टेड करें कितने दिनों में, 2.5 days में। सिंपल है भी। BOD 5 दिया हुआ है, BOD 2.5 की वैल्यू दी हुई है, BOD 5 बराबर BOD 2.5। दोनों क्या हैं, कंज्यूम्ड वाले हैं, दोनों एक्सट्रैक्टेड वाले हैं। तो BOD 5 को क्या लिखूंगा, L0 1 माइनस E की बार माइनस का KT। BOD 2.5 को क्या लिखूंगा, L0 माइनस LT, वही L0 इंटू 1 माइनस का E की बार माइनस का KT। L0 से L0 कट जाएगा क्योंकि BOD अल्टीमेट दोनों का सेम होगा। यहाँ K की वैल्यू क्या है, BOD 5 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ K की वैल्यू वही आ जाएगी, यहाँ K डेस आएगा, कितना आएगा वो, KT आएगा। टाइम कितना है, 2.5 days है। पहले तो मैं KT निकाल लूँगा, मुझे KT चाहिए कितना, यहाँ से KT कितना आएगा, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा KT से K20 से 1.047 T माइनस का 20। तो यहाँ से मैं K20 पता है, KT पता है, टेम्परेचर निकाल लूँगा। वही टेम्परेचर भाई साहब ने पूछा है। आइडिया हो गया अपने को, आसान सा था। और क्वेश्चंस बाद में करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपन चलते हैं अब COD पे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। पहले तो ये देखो, जो भी मैटर होंगे, जो भी मॉलिक्यूल मैटर, जो भी मान लो, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, तो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बायोलॉजिकली दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब बायोडिग्रेडेबल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, या जो भी डिग्रेडेबल हो जाते हैं। डिग्रेडेबल यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉट डिग्रेडेबल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। समझ में आ गया, ये तो अपने को आइडिया रहता है बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। अब आता है केमिकली। केमिकली भी अपन दो टाइप से डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। या तो मैटर ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। अब BOD हम मेजर करते हैं ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसी को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाएंगे। तो BOD आ गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया, वो मेजर करते हैं अपन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कौन था केमिकल, K2Cr2O7। ये टोटल ऑक्सीडाइजेबल मैटर, जो भी मैटर कैसे भी करके ऑक्सीडाइज हो सकता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। अगर वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, K2Cr2O7 भाई साहब उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ बोली गई है। ठीक है, COD फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, किस किस के लिए, बायोडिग्रेडेबल के लिए या नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। कौन, K2Cr2O7। K2Cr2O7। हम तीन टाइप के ऑक्सीडाइजर पढ़े थे, KMnO4 पढ़ा था, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, क्या है, डिसइंफेक्टेंट भी है, लाल दवा। K2Cr O4 पोटेशियम क्रोमेट, ये कौन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इसको ऑक्सीडाइजर के रूप में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन जब क्लोराइड्स का टेस्ट पढ़ रहे थे, क्लोराइड का टाइट्रेशन पढ़ रहे थे, तो इसको CC हमने देखा था किसके रूप में, इंडिकेटर के रूप में यूज करते थे इसको। ओके, टाइट्रेशन में टाइटेंट कौन था, सिल्वर नाइट्रेट था, जो क्या बना दे रहा था, AgNO3 प्लस का क्लोराइड माइनस क्या बना देता था, AgCl, जो क्या है, जैसे चांदी कलर का है।
वाइट कलर का था। तो ये तो था K2CrO4 की कहानी। K2Cr2O7 इसको डाइक्रोमेट भी बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। K2Cr2O7 स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजर है। केमनोफोर डिसइंफेक्टेंट भी था। और हमने इसको क्या पढ़ा था, जब बॉन्डेड नाइट्रोजन थी, बॉन्डेड नाइट्रोजन को डिकम्पोज करने के लिए पढ़ा था। ठीक है, अब अपन आते हैं K2Cr2O7 की। कई बार तो ये इनऑर्गेनिक को भी पेल देता है, समझ रहे हो। कोई इनऑर्गेनिक मैटर होता है ना, तो ये तो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर थे। ऑर्गेनिक मैटर या तो बायोडिग्रेडेबल होगा या तो बायोडिग्रेडेबल होगा जो बैक्टीरिया करेंगे, या नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा जो बैक्टीरिया नहीं करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे पूरा मैटर थे, वो ऑर्गेनिक मैटर थे या इनऑर्गेनिक मैटर थे, इनऑर्गेनिक मैटर थे। तो कई बार तो भाई साहब क्या करते हैं, इतने बड़े ऑक्सीडाइजर हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को भी पेल देते हैं। इसलिए कई कई बार COD की वैल्यू, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की से भी ज़्यादा आ सकती है। थ्योरेटिकल मतलब अपन रिएक्शन के थ्रू निकालेंगे, उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आ जाओ COD टेस्ट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। क्या निकालेंगे इसमें, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है टू डिकम्पोज द मैटर यूजिंग केमिकल। केमिकल कौन, K2Cr2O7। तो ऑर्गेनिक मैटर वाला सैंपल लिया हमने, कौन ऐड किया, K2Cr2O7। भाई साहब ऑक्सीडाइजर आए, ऑर्गेनिक मैटर को CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम 3+ में रिड्यूस हो जाता है। पहले इसमें क्रोमियम +6 या क्रोमियम +7 होता है। निकालना है इसका कि इसका ऑक्सीडेशन लेवल क्या है इसका। क्रोमियम +6 से खुद क्रोमियम +3 में रिड्यूस हो जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। यही काम होता है ऑक्सीडाइजर का, कि ऑर्गेनिक मैटर को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, उसका तो ऑक्सीडेशन कर दिया, CO2 और H2 में कन्वर्ट कर दिया, और खुद क्रोमियम 3+ में रिडक्शन हो जाता है। लिखा है क्रोमियम +7 से क्रोमियम 3+ में। ये हीरो है इस रिएक्शन का, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये हीरो ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसमें 3-4 रिएजेंट मिलाते हैं, मर्करी सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है। HgSO4, AgSO4, H2SO4, ये रिएजेंट मिलाते हैं, इनके प्रेजेंस में ही काम करते हैं। मिला दिए। अब क्या किया, बढ़िया सी चीज़ क्या होती है इसमें, जिसमें अपन लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कि ऑर्गेनिक मैटर लिया, K2Cr2O7 डाला उसके अंदर, भाई साहब ने क्या किया, रिएक्शन करना शुरू किया, डिकम्पोज करना शुरू किया। ठीक है, अब हमने तो K2Cr2O7 डाला था, ऐसा नहीं कि कुछ भी दबा भर के डाल दिया, मुट्ठी भर के डाल दिया, हम इसकी नॉन क्वांटिटी डालते हैं, नॉन क्वांटिटी ऐड करते हैं। अब इसमें ऐड कर दिया, अपने को पता नहीं ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, अब कुछ तो ये यूज़ हो गया, K2Cr2O7 कुछ तो यूज़ हो गया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, कुछ अनयूज रह गया। अगर ये अनयूज वाला पता चल जाए या यूज वाला कोई पता चल जाए, तो अपने को काम आसान हो जाए, अपन निकाल सकते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी थी। अब कैसे निकालें इसको, तो अपन अनयूज वाले को पकड़ते हैं, अनयूज वाले K2Cr2O7 को निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, टाइट्रेंट करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। तो टाइट्रेंट कौन लेगा, टाइट्रेंट हम देंगे फेरस अमोनियम सल्फेट को, FeS। और इंडिकेटर किसको देंगे, इंडिकेटर देंगे इसकी हीरोइन को, इस रिएक्शन की हीरोइन को। हीरो कौन है, K2Cr2O7। टाइटेंट कौन है, फेरस अमोनियम सल्फेट। इंडिकेटर कौन है, इस रिएक्शन की हीरोइन यानी फेरोइन। ठीक है, फिर कुछ अनरिएक्टेड K2Cr2O7 बच जाता है, उसको मेजर करने के लिए हम निकालते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट की सहायता से, हम उसका टाइट्रेशन करते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, इंडिकेटर कौन होगा, हीरोइन होगा, ये हीरोइन है इस रिएक्शन की। और कैसे कलर देता है, हीरोइन कैसे कलर देगी, येलो से पिंक कलर देगी,
ये अपने को समझ में आया। अनरिएक्टेड K2Cr2O7 को यूज़ करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और कैसे निकालेंगे? टाइट्रेशन की मदद से निकालेंगे। देखो ये कुछ हमने वही चीज़ लिखी है। ऑक्सीडाइजर क्या होता है? जो सामने वाले को तो तोड़ दे और खुद का हो जाए रिडक्शन। K2Cr2O7 क्रोमियम+6 से क्रोमियम+3 में जाता है। हमने गलत लिखा हुआ था यहाँ, हटा देते हैं इसको। +7 +7 था, +6 था। तो तुम्हें एक बार निकालना है इसको, कमेंट में बताना +6 होता है कि +3 होता है। कैसे निकालते हैं इसको? K2Cr2O7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। पहले तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, Cr2O7 -2 क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे ना, ये +1 इधर चला जाता है, 2 - इधर आ जाता है। 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 पोटेशियम चाहिए इसको, K2Cr2O7 बन जाता है। अब Cr2O7 को पकड़ो, Cr2O7 2 को पकड़ो। क्रोमियम का चाहिए तो 2 है, इसको x मान लो × 2 प्लस का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो और 7 का कितना हो जाएगा? माइनस का 14 हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2 माइनस होता इधर जाएगा और 2 में करेगा तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस का 12 बराबर x × 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो क्रोमियम+6 से क्रोमियम+3 में जाता है। सही लिखा हुआ था, क्रोमियम+6 से +3, क्रोमियम+6 से क्रोमियम+3। तो ये सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये काम होता है ऑक्सीडाइजर का, कि ऑक्सीडाइज कर देंगे। खुद का क्या होगा? जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद का होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, +6 से +3 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है और इसका रिडक्शन हो गया। KMnO4 लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ का काम आता है हमने देख लिया। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर, उसको पता है डीऑक्सीडाइजर क्यों लिखा है? हमें लिखना चाहिए ऑक्सीडाइजर। किसमें यूज होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने में यूज होता है। हीरो है इस रिएक्शन का। क्या है? हीरो। किस रिएक्शन का? CO2 का। COD में टाइट्रेंट कौन यूज करता है? फेरस अमोनियम सल्फेट। और इंडिकेटर कौन है इस रिएक्शन की? हीरोइन। तो हीरोइन कौन है? हेरोइन। ओके। K2Cr4 लेस ऑक्सीडाइजर, पीएच पे डिपेंड करता है, कुछ करता होगा। इंडिकेटर ऑफ मोर्स मेथड टू मेजर क्लोराइड, तो इसलिए इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं इसको। तो ये हमने कहानी पढ़ ली। अब इसमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आते हैं ये हमने देख लिया। येलो से पिंक कलर दे देता है कौन? हेरोइन। ये कलर तुम्हें याद रखना है। अब आता है 2012 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया। ए सैंपल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज डाइजेस्टेड विद सिल्वर सल्फेट। डाइजेस्ट कराते हैं सिल्वर सल्फेट से, सल्फ्यूरिक एसिड से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से एंड मर्क्यूरी सल्फेट से इन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। ठीक है। द डाइजेस्टेड सैंपल इज देन टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट, टाइट्रेंट के रूप में यूज करते हैं, टू डिटरमाइन द अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अनरिएक्टेड अमाउंट यानी जो अमाउंट बैलेंस बच गई है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, उसको निकालने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। तो अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट को निकालने के लिए टाइट्रेंट यूज करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, इंडिकेटर यूज करते हैं फेरोइन। ये कौन है? हीरो है इस रिएक्शन का। क्या है? K2Cr2O7। ओके। देखो हमने कुछ लिखा भी हुआ है। जो सिल्वर सल्फेट है वो कैटालिस्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में लिखा है कि यही तो मेन ऑक्सीडाइजर है। ठीक है। मर्करी सल्फेट के बारे में लिखा है क्लोराइड को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। कोई दिक्कत नहीं, अपन इतना नहीं देखेंगे। अपने को ये भी आइडिया रहना चाहिए, कभी ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम क्या क्या ऐड करते हैं। सिल्वर सल्फेट, HgSO4, मर्करी सल्फेट और H2SO4, यानी AgSO4, HgSO4,
H2SO4। ये बार बार देखो टच हो जा रहा है। यहाँ देख लेते हैं, सिल्वर सल्फेट, मर्करी सल्फेट और H2SO4 क्या है, रिएजेंट्स हैं। इनको ऐड करते हैं तभी रिएक्शन हो पाती होगी। ठीक है, ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करते हैं COD टेस्ट में। मेन हीरो कौन है, K2Cr2O7। ये इस रिएक्शन का हीरो है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजर है, यही ऑक्सीडाइज, ये क्या ऑक्सीडाइजर है। फिर टाइट्रेंट कौन, फेरस अमोनियम सल्फेट। और इंडिकेटर इस रिएक्शन की हीरोइन कौन, हेरोइन। समझ में आ गया। कई बार ये इनऑर्गेनिक मैटर को भी पहल देता है, इसलिए COD की वैल्यू कभी कभी THOD से ज़्यादा आ सकती है। ये अपने को आइडिया लग गया। फिर क्या है था, फिर तो आगे चलते हैं अपन THOD में। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अपन निकालेंगे थ्योरेटिकली मतलब कॉपी पेन लेके घर पे, मतलब किसे निकालेंगे, रिएक्शन से निकालेंगे। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी ध्यान रखो। तो अपन अब तक जो पढ़े हैं BOD, COD, THOD, क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है टू डिकम्पोज द मटेरियल। अब BOD में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सहारा लेके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराया, उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो BOD हो गई। किसी केमिकल का सहारा लेके हमने अगर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराया तो COD हो गई। और हमने रिएक्शन के थ्रू निकाला है तो क्या हो गया, तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई। अब ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसका क्वेश्चन तो बार बार आता है। ग्लूकोज हो गया, C8H12O8 हो गया, कुछ C8H16, पता नहीं कुछ इस टाइप का रहता है, कुछ भी मेटेरियल दे देगा आपको। बस पहले तो मतलब रिएक्शन सेटिस्फाई करवानी है। रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, क्या कराना होता है इसको। अपन तो ऐसे मान लेंगे, ये पता होता है कि कुछ भी मेटेरियल देगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2, H2O और एनर्जी बनाएगा। ये अपनी रिएक्शन कहाँ होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 और H2O बनाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब मान लो एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, और एनर्जी एग्जिट होती है इसमें, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें। एंडोथर्मिक मतलब हम उसमें एनर्जी देते हैं बाहर से, ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अपना शरीर इसी से एनर्जी लेता है, अपना जो शरीर होता है वो इसी से एनर्जी लेता है। जो अपने में जो सेल्स हैं वो इसी से ATP निकालती हैं। ATP क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। ATP फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, ट्राईफॉस्फेट पता नहीं, एमिनो ट्राईफॉस्फेट पता नहीं क्या होता है। ये एनर्जी अपने शरीर को इसी इसी रिएक्शन से मिलती है। ग्लूकोज सेल्स में जाता है, CH6H12O6। ग्लूकोज का तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जो अपन सबको याद रहता है, कई बार लेकिन भूल जाते हैं, तो याद होना चाहिए। अपने शरीर का बेसिक मॉलिक्यूल यही है, C6H12O6। कौन बना के देते हैं, पेड़ पौधे बना के देते हैं। और कुछ अगर एक्स्ट्रा कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दिया तो अपना शरीर तोड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अपन ग्लूकोन डी खाते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है। वो इंस्टेंट रिएक्शन क्यों देता है, क्योंकि अपने को उसको ब्रेक नहीं करना पड़ता, सीधा वो सेल्स में जाता है। ऑक्सीजन अपन सांस के थ्रू लेते ही हैं, और CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी बना देता है। H2O तो अपना शरीर पानी ही पानी है। CO2 क्या करता है, CO2 ब्लड के साथ चिपक के वापस कहाँ जाता है, लंग्स में आ जाता है। और लंग्स में के थ्रू फिर अपन जो श्वास लेते हैं और फिर जो श्वास वापस निकालते हैं उसके साथ CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 एग्जिट हो जाती है। श्वास जब लेते हैं तो उसमें से लंग्स में ही क्या होता है, वो एल्वियोली होती है। एल्वियोली लंग्स में एक अंदर जाके एक जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनका हीमोग्लोबिन के साथ चिपकने की प्रोसेस चलती रहती है। ऑक्सीजन तो लेके जाता है हीमोग्लोबिन, वापस लाते टाइम इसको CO2 चिपक के आती है इसके,
और यहाँ पे आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं। कहाँ पे? एल्वियोली में। एल्वियोली। अब एल्वियोली में दिक्कत क्या है? एक ओजोन तो एक PM2.5। ये हम इसको वापस पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन में हमने पढ़ा भी था कि ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये अपने एल्वियोली तक पहुँच जाते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये तो हो गए कौन? पोल्यूटेंट्स हो गए। ये एल्वियोली में चले जाते हैं, ओजोन और PM2.5। तो एल्वियोली ऐसे अपना काम करता है पूरा सिस्टम। ऑक्सीजन गई, ग्लूकोज था ऑलरेडी सेल्स के पास, वो किसी दूसरे मीडियम के थ्रू चला गया होगा, या पता नहीं कौन लेके गया होगा, पता नहीं ब्लड लेके गया होगा, कैसे जाता है, सेल्स के अंदर चला गया। ऑक्सीजन की सप्लाई हमने करवा दी किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन के ऊपर चिपक गई, ऑक्सीजन गया, तो क्या हुआ? रिएक्शन हुई सेल्स के अंदर, CO2 बना, H2 बना, एनर्जी मिली। उस एनर्जी का यूज़ करके तो अपन इस एनर्जी का स्टोर कहाँ कर लेते हैं? अपन माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ कर लेते हैं, और इसी से अपना पूरा शरीर फंक्शन होता है। यहीं से अपने को एनर्जी मिलती है, अपने को काम करने की जो एनर्जी चाहिए होती है, ब्रेन को चाहिए होती है, ऑर्गन्स को चाहिए होती है, वो एनर्जी यहाँ से मिल जाती है। और ये सारी रिएक्शन ये अरबों खरबों सेल्स में चल रही होती है। अपने शरीर के अंदर अरबों खरबों सेल्स हैं, हर सेल्स के अंदर ये रिएक्शन चल रही होती है। इसलिए ब्लड फ्लो हर ऑर्गन तक जाता है, हर सेल्स तक जाता है। तो ठीक है, तो 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। O2 और CO2 हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के ऑक्सीजन तो जाती है और CO2 वापस आते टाइम ब्लड लेके आता है। जब ऑक्सीजन जाती है तो ये आर्टरी के थ्रू जाती है, आर्टरीज के थ्रू जाती है, और जो वापस CO2 आती है या किस के थ्रू आती है? वेन्स के थ्रू आती है। ठीक है, आर्टरीज लेके जाने का अलग है और वापस लाने का जो अपनी जो शीरा और धमनी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनको आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं। तो ब्लड का डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, लेके जाने का आर्टरीज, वापस लाने का वेन्स। ओके, ऐसे पूरा अपना सिस्टम चलता है। तो अब आता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने तो अपना ये था, ये तो हमने एक्स्ट्रा बातें कर ली। तो C6H12O6 हमने ग्लूकोज का एग्जाम्पल रखा है। अगर ये टूटेगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, CO2 और H2 बनेगा। अब बस इस रिएक्शन को अपने को सेटिस्फाई कराना होता है कि CO2 बना, CO2 और तो C और तो कहीं है नहीं, कार्बन 6 थे तो 6 CO2 बन जाएंगे। अब वो हाइड्रोजन को रिएक्शन वो कर दो, 12 हाइड्रोजन थे, H2O बनेगा, तो 6 बन जाए, 6 दूनी 12, 6 × 2 12, ये भी 6H2 बन जाएंगे। इधर पूरा करके फिर अपने इधर आते हैं कि ऑक्सीजन कितनी रह गई यहाँ? 6 6 दूनी 12 12, 12 6 18, 18 में से 6 ऑलरेडी अपने पास थी, तो कितनी बची? 12। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? O2 × 6। तो अपने को यही ऑक्सीजन डिमांड निकालनी होती है। अब अपने को देखो, एक मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। एक मोल ग्लूकोज के लिए 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो 180 ग्राम इसका अगर मोलिकुलर वेट है, तो 180 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 6 × 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए। हमने O2 था ये, ठीक है, O2 में कितना होता है? एक O तो होता है 16, 8 2 16, O2 कितना हो जाता है? 32 ग्राम का मोलिकुलर वेट। ठीक है, इफ ग्लूकोज 500 मिलीग्राम, क्वेश्चन में से आएगा, जब हमने मोल की तक की रिएक्शन कर ली, अगर ग्लूकोज उसने कंसिडरेशन दे दी कि 500 मिलीग्राम पर लीटर है, तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी? सिंपल सा है, तो निकालते रहते हैं अपन। तो ये आ जाता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कब लाभदायक है? जब अपने को ऑर्गेनोमीटर का फॉर्मूला पता हो। अगर फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? तो कोई काम का नहीं होगा। नॉर्मली THOD COD बराबर ही होते हैं। कई बार COD बड़ा भी हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा था COD क्या करता है, इनऑर्गेनिक मैटर को भी पेल देता है। तो कई बार COD THOD बराबर हो जाता है। लेकिन ये क्लियर है कि BOD अल्टीमेट
सबसे इनसे छोटा होगा, BOD5 सबसे छोटा होगा। ये तो 5 दिन की ऑक्सीजन डिमांड ही है। ये अल्टीमेट वाली है, लेकिन किसकी? बायोडिग्रेडेबल की। ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो कई बार ऐसा भी लिखा आ जाता है, कई बार COD को बड़ा बता देते हैं THOD से, फिर BOD अल्टीमेट और BOD5। ये हमने कर लिया पूरा, आसान था। ठीक है, अब आता है जब अगर अपना ऑक्सीजन से काम ना चले तो अपन निकालते हैं टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC। TOC के बारे में हमने पहले तो कुछ नहीं पढ़ा था, अभी हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। तो अपन चलते हैं, देखते हैं क्या क्या था टोटल ऑर्गेनिक कार्बन में। अब तक तो अपन ऑक्सीजन की डिमांड निकाले थे कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, यानी बायोडिग्रेडेबल करो चाहे केमिकली करो, आपको उसको डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये अपने को चाहिए था। अब अपन अगर ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा तो अपन ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। क्या है? TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ये कार्बन बताता है, बाकी सभी क्या बता रहे थे? ऑक्सीजन की वैल्यू बताते हैं। इसलिए TOC को कभी भी बाकियों के साथ कंपेयर नहीं करते। एक नंबर एक बात हो गई अपनी, बढ़िया बात थी कि TOC को बाकी के साथ कभी भी कंपेरिजन नहीं करते हैं। अब देखो TOC के बारे में क्या चीज़ें हैं। TOC को काम में कब लेते हैं? TOC प्रोवाइड्स रैपिड एंड सेंसिटिव मेजरमेंट्स ऑफ ट्रेस ऑर्गेनिक कंटामिनेशन। और आपको मान लो थोड़ा सा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो BOD COD अपने को सफिशिएंट इन्फॉर्मेटिव नहीं देते, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि लगभग इनकी वैल्यू 0 0 के लगभग ही आ जाती है। मतलब चीज़ें हो जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड, BOD निकालना तरीका, COD निकालना तरीका, ये चीज़ें हो जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड। वो थोड़ा सा अगर ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है, ट्रेस ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है, ट्रेस मतलब थोड़ा सा मात्रा में ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है, तो फिर BOD और COD सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। तो अपन जाते हैं TOC की तरफ, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ। कैसे मेजर करते हैं इसको? मेजरमेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। मेजरमेंट, सैंपल लिया, उसको जला दिया, कोई भी पानी का सैंपल है, कुछ भी है, अपन उसको जला देते हैं। क्या प्रोड्यूस करेगा जलाने में? तो CO2 प्रोड्यूस करेगा। अपने को क्या चाहिए? C चाहिए। CO2 प्रोड्यूस किया, CO2 को मेजर कर लिया, और CO2 को मेजर करके TOC क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि बर्न करने पे कार्बोनेसियस कंटेंट या जो कार्बोनेसियस मैटर होते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जलाया पूरा, तो क्या बन गया? CO2 प्रोड्यूस कर दिया। और CO2 प्रोड्यूस, हमने CO2 को मेजर कर लिया कि कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई है, उसके बेसिस पे हमने कर लिया टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, कैलकुलेट कर लिया। एक बार CO2 आ गया, कार्बन यहीं जाएगा और कहीं से जाएगा नहीं, तो हम आगे अपन पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। TOC हमने कैलकुलेट कर लिया। अब TOC यूजफुल कहाँ कहाँ है? वेल टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इज यूजफुल। मान लो, क्या माना? एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें वेस्ट वाटर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स है। वेस्ट वाटर में क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स है। बैक्टीरिया उनको कंज्यूम नहीं कर सकता। CO2 में भी कई केसेस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है, इसलिए BOD एंड COD अपने को ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल नहीं दे पाते। तो अपन चलते हैं TOC की तरफ, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ। ठीक है, लेकिन सैंपल को अगर बर्न करेंगे तो केवल CO2 ही निकलेगी। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमेशा कार्बन से CO2 ही निकलती है। CO2 को क्या कर दिया हमने? मेजर कर लिया कितनी CO2 निकली है, ठीक है, CO2 को मेजर कर लिया, तो अपन आराम से उसमें टोटल ऑर्गेनिक मैटर में टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना था आराम से निकाल सकते हैं। CO2 मेजर किया, कैलकुलेट कर लिया TOC बता देगा कि ऑर्गेनिक लोड कितना है, किसमें? उस ऑर्गेनिक मैटर में। तो ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि BOD दिक्कत वाला काम हो गया था, कुछ बैक्टीरिया थे उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। COD
कई बार इनऑर्गेनिक को फेल देता है, कई बार कुछ और भी वो होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं डिग्रेड कर देता है। तो COD भी इतना अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा मान लो। फिर क्या यार THOD। अब THOD कैसे निकालेंगे, अपने को तो फॉर्मूला ही नहीं पता, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स है, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स को देता है, नहीं निकाल पाया, तो अपन यूज़ करते हैं TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। कैसे मेजर करते हैं, पहले बर्न कर दो सैंपल को बर्न किया तो क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, इसको मेजर कर दो, ठीक है, और फिर इसे क्या कैलकुलेट कर दो, TOC कैलकुलेट कर लो। अपन रूम पे बैठ के कुछ करते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेट, और जो फील्ड में करते हैं उसको मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं एक और चीज़ देखते हैं। इसलिए टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अल्ट्रा प्योर वाटर में। अब अल्ट्रा प्योर वाटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्ट्रा प्योर वाटर मतलब बहुत प्योर वाटर है, विराट कोहली वगैरह पीते होंगे अल्ट्रा प्योर वाटर भाई, हाँ। अल्ट्रा प्योर वाटर में BOD लगभग जीरो होती है, COD लगभग जीरो निकल के आती है, लेकिन ट्रेस ऑर्गेनिक कंटामिनेशन हो सकते हैं। ट्रेस मतलब बहुत थोड़े से ऑर्गेनिक कंटामिनेशन हो सकते हैं। अब अगर ऐसे इस वाले सैंपल ट्रेस ऑर्गेनिक कंटामिनेशन हुए पानी के अंदर, तो अगर आपने BOD उसकी निकालने की कोशिश करी, COD निकालने की कोशिश करी, तो वैल्यू लगभग जीरो जीरो ही आती है, अपने को पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ है ये। अपन कोई फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते, तो फिर वो डिटेक्ट करते हैं अपन TOC के थ्रू। जैसे सैंपल को बाइंड किया, CO2 को मेजर किया और TOC कैलकुलेट कर लिया, और ये बहुत जल्दी काम हो जाता है, फ्यू मिनट्स में TOC निकल के आ जाता है। ये हो गई टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की कहानी। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो भी देख लो भाई, क्योंकि आपने को फाइनल क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। थ्योरेटिकल एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास C5H7O2N इज गिवन बिलो। 5 ऑक्सीजन चाहिए, 5CO2 प्लस अमोनिया प्लस 2H2 लिख के दे दिया भाई साहब ने पूरी इक्वेशन। द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास इज अज्यूम्ड एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट ऑफ 0, ठीक है जो भी है, बेस E भी दे दिया। नेगलेक्टिंग द सेकंड स्टेज ऑक्सीजन डिमांड, कह रहा है अमोनिया, अमोनिया जो आगे बनेगी, अमोनिया का ऑर्गेनिक मैटर था, अमोनिया फंसी हुई थी इसमें, अमोनिया बाहर निकल गई, अमोनिफिकेशन हो गया इसका, ठीक है, अमोनिफिकेशन हो गया। अब क्या आएगा आगे, वो आएगा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कौन कौन करता है, नाइट्रोसोमोनस करते हैं और नाइट्रोबैक्टर करते हैं। कैसे करते हैं, कौन, ये करता है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट, और ये करता है नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट, और पानी के अंदर हो जाता है नाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रोजन पानी के अंदर आ गई है। अब फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि इसके लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो मत करना आप, अमोनिया को नाइट्राइट में कहीं कन्वर्ट कर दो आप, नहीं, आपको इतना ही दिया है बस, अमोनिया को अमोनिया ही रखना है। आपको सेकंड स्टेज ऑक्सीडेशन डिमांड फ्रॉम इट्स बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन नेगलेक्ट करनी है आपको, ठीक है, सेकंड स्टेज वाली यही आएगी, ठीक है। अब आपको पूछा है कि द रेशियो ऑफ BOD5 एंड TOC। BOD5 तो अपन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे BOD5, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी BOD अल्टीमेट, हो जाएगी BOD अल्टीमेट। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है टोटल, वो BOD अल्टीमेट हो गई। अब BOD5 पूछा है भाई साहब ने, वो अपने वो निकाल देंगे। BOD5 पूछा है, BOD5 कुछ नहीं दिखा है, तो अपन क्या मानेंगे इसको, BOD5 कंज्यूम्ड वाली मानेंगे, कंज्यूम्ड और एक्सट्रैक्टेड वाली मानेंगे। तो अपने पहले तो एल नोट निकाल दो, एल नोट यहाँ से आ जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर या कंज्यूम्ड और BOD अल्टीमेट निकालेंगे पहले, वही क्या हो गई, एल नोट हो गई, BOD अल्टीमेट क्या हो गई, एल नोट हो गई। अब ना निकालना है BOD5, निकाल देंगे, यानी कंज्यूम्ड वाली पूछा है, कुछ नहीं दिया तो कंज्यूम्ड वाली निकालेंगे, एल नोट माइनस एल टी।
क्या, एल नोट इंटू 1 माइनस ई का माइनस का के टी, ये क्या होगी, BOD 5 हो गई। तो एक बार अपने को एल नोट निकल जाए तो फिर तो के की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू अपने 5 दिन वाली निकालनी है, पता है। पहले अपने को एल नोट निकल जाए। एल नोट BOD अल्टीमेट 5 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एक मोल के लिए कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन, 5 मोल चाहिए। इसका फॉर्मूला निकाल लो कितना वेट है इसका, मोलिकुलर वेट, उसके लिए 5 इंटू 32 ग्राम, और फिर इसका कुछ वो भी दिया हुआ क्या, मेरे इतना ही दिया हुआ है। देखो POC बाद में देखेंगे, पहले BOD 5 देख लो। BOD अल्टीमेट चाहिए, और BOD अल्टीमेट ही क्या है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है, सब सेम ही हो गए क्योंकि अपन थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं। 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए BOD अल्टीमेट के लिए, 5 इंटू 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 5 मोल चाहिए, तो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। और ये तो सीधा सीधा निकल गया, 5 इंटू 32 160 ग्राम, 160 ग्राम। ओके, 1 मोल को डिकम्पोज करने के लिए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और कुछ इसने कंसनट्रेशन दी नहीं है इस ऑर्गेनिक मैटर की, बस अपने को माने इसका एक ही मोल है, 1 मोल के लिए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इसका पता है अपने को, वेट निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो ये BOD अल्टीमेट एल नोट आ गया। हाइड्रोकाइनेटिक्स से अपने को BOD 5 क्या है, एक्सेप्टेड या कंज्यूम्ड वाली, तो एल नोट 1 माइनस सी का माइनस के टी पता है अपने को, तो आगे निकाल लेंगे तो 109 ग्राम आ गई। BOD 5 तो आ गई 109 ग्राम। अब आते हैं TOC पे, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ये देखना है बस, 1 मोल के अंदर कार्बन कितना है। ठीक है, ये अपन कैसे करते हैं, 5 CO2 है, 5 का बस कार्बन कार्बन यही है, 5 5 मोल ऑफ कार्बन है, 5 मोल ऑफ कार्बन है तो 1 मोल में कितना वेट है, 12 ग्राम पर मोल, कितना निकल जाएगा, 60 ग्राम। TOC निकल के आ गया, तो बड़ा ही आसान था भाई, कि अपने को इसमें फॉर्मूला दिया हुआ था, तो अपने टोटल ऑर्गेनिक कार्बन निकाल लिया। और ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी वो भी हमने निकाल ली, वो BOD अल्टीमेट हो गई, एल नोट हो गया, और BOD 5 हमने निकाल लिया, कौन सा, एक्सेप्टेड वाला या कंज्यूम्ड वाला। तो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इसमें तो बड़ा ही सिंपल सा बता दिया कि 1 मोल के अंदर कितने मोल कार्बन है, 5 मोल, और 1 मोल का वेट कितना है, 12 ग्राम होता ही है, तो 12 ग्राम पर मोल, तो 60 ग्राम टोटल ऑर्गेनिक कार्बन निकल के आ गया। BOD 5 109 था, 109 डिवाइड बाई 60 1.82 आ गया। तो ये क्वेश्चन आता है, ये कहानी हो गई टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की। अब क्या देखेंगे अपन एक कॉन्सेप्ट और आता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का। क्यों आता है, क्योंकि अपने को इंडस्ट्रीज कितना BOD छोड़ रही हैं, उनसे पैसे लेने हैं अपने को, कितने पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट, क्योंकि घरों में तो अपने को पॉपुलेशन पता रहती है, तो अपने को अगर उन हिसाब से चार्ज करना होता है तो अपन चार्ज कर पाते हैं। इंडस्ट्री की कोई पॉपुलेशन तो होती नहीं है, इसलिए अपन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, पानी वानी पी लेते हैं, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 14 मिनट हुए, 20-30 मिनट और पढ़ते हैं अपन। ये कह रहा, मैं ये बताना कमेंट में कि मैं बड़ा वीडियो बनाता हूँ 2 घंटे का 2.5 घंटे का, जैसे मैं एक बार बनाना शुरू कर देता हूँ तो फिर मैं बनाता जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो बने। तो आपको कोई इसमें इशू तो नहीं होता ना, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा, बफर एक साथ होगा, आपका फिर मूड नहीं करेगा, आप छोड़ दोगे, फिर से आप वापस शुरू करोगे, फिर फिर वो आपका डाटा कंज्यूम करेगा। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप एक बार में पहले डाउनलोड कर लिया करो, ताकि उसको कितनी बार भी देख सको, ताकि आपका डेटा बार बार कंज्यूम ना हो। ठीक है, चलो अपन चलते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पे, यानी इंडस्ट्रीज की कितनी पॉपुलेशन के इक्वल BOD डिस्चार्ज कर रहा है, कितना पोल्यूशन कर रहा है, वो उसको अपन निकालने हैं।
तो इंडस्ट्री की कितने पॉपुलेशन के इक्वलेंट बीओडी डिस्चार्ज करता है, वो सब के लिए पॉपुलेशन इक्वलेंट निकालते हैं। टोटल बीओडी लोड फ्रॉम एनी इंडस्ट्री डिवाइड बाई पर कैपिटा बीओडी। पर कैपिटा बीओडी नॉर्मली दिया होता है, और आपने को एक थोड़ा सा वैल्यू याद भी रखना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान का वेट लगभग कितना होता है, 75 kg मानते हैं, तो 75 मिलीग्राम पर कैपिटा पर डे बीओडी होती है एक इंसान की। तो बीओडी कौन सी है, 5 है कि बीओडी अल्टीमेट है? 5 ही होती है। अगर बीओडी कुछ नहीं दिया तो बीओडी 5 ही लेते हैं, और कंज्यूम्ड वाली लेते हैं, एक्सेप्टेड वाली लेते हैं। तो एक इंसान डेली पर कैपिटा पर डे कितना बीओडी एक्सेप्टेड करता है, कितना बीओडी कंज्यूम करता है, 75 मिलीग्राम। ठीक है, क्योंकि वेट उसका 75 kg रहता है, तो 75 मिलीग्राम वैसे क्वेश्चन में दिया होता है। टोटल बीओडी लोड क्यू इंटू बीओडी लिखा हुआ है, लीटर पर डे इंटू मिलीग्राम पर लीटर बीओडी कंसनट्रेशन, और जब हमने बीओडी पर कैपिटा अगर बीओडी से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा पॉपुलेशन आ जाएगी, इक्वलेंट पॉपुलेशन आ जाएगी, पॉपुलेशन इक्वलेंट आ जाएगी। टोटल बीओडी लोड डिवाइड बाई हर एक इंसान की पर कैपिटा बीओडी कितनी होती है, अगर वो अपने को डिवाइड कर दे इससे तो पॉपुलेशन इक्वलेंट निकल के आता है, यानी पॉपुलेशन निकल के आता है, नंबर ऑफ पर्सन निकल के आते हैं। और अपन उन हिसाब से इंडस्ट्री से कि भाई आपकी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि 300 मिलीग्राम पर लीटर और इंटू डिस्चार्ज वो कर रहा है, डिस्चार्ज इंटू कंसनट्रेशन। हमें नहीं, ये नहीं समझ में आता। हमें ये पता है कि आपकी पॉपुलेशन, आपकी इंडस्ट्री 50,000 पॉपुलेशन के बराबर डिस्चार्ज कर रही है। आपको 50,000 लोगों के की पॉपुलेशन के हिसाब से आपको पैसा देना है, हमें डिस्चार्ज कर रही है। अब पैसा क्यों लेते हैं इंडस्ट्री से? अपन नॉर्मली घरों से तो पैसा नहीं लेते हैं, इंडस्ट्री से अपन पैसा लेते हैं। कौन? जो लोग एसटीपी चलाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं ना, कौन चलाते हैं? ये यूएलबी बोलते हैं इसको, अर्बन लोकल बॉडीज, ये एसटीपी चलाते हैं। अब इंसान घरों वालों से या हाउस होल्ड से तो पैसा शायद नहीं लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रीज का कुछ एफ्लुएंस होता है, वैसे इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ईटीपी होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ईटीपी, ये अलग सिस्टम है। लेकिन अगर कुछ इंडस्ट्री हैं जिनका बीओडी बाई सीओडी रेशियो मान लो 0.6 से ज़्यादा आ रहा है, तो अपने को एसटीपी के अंदर भी इनके एफ्लुएंट्स का ट्रीटमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर ये बोलते हैं कि ये हमारा डिस्चार्ज है, ये हमारी कंसनट्रेशन आ रही है, तो कितना पैसा दें, क्योंकि इनसे अपन पैसा लेते हैं, क्योंकि ये तो पैसा कमाते हैं, अपन इनसे पैसे ले लेते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के हिसाब से, क्योंकि अपने को एक इंसान की बीओडी पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, अपन निकाल लेंगे। फिर आता है इसमें एक और कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी का। अपन यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, अपन बेसिक से पढ़ेंगे। रिलेटिव स्टेबिलिटी सिंपल सा मतलब है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है रिलेटिव स्टेबिलिटी? इट इज़ द परसेंटेज एक्सटेंड टू विच बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कितना परसेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज हो चुका है, मतलब जितना इसको बीओडी कंज्यूम करनी थी करके और शांत हो गया है, वो अपने कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बस इतना सा है। बीओडी कंज्यूम्ड के क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी है, मतलब कितनी बीओडी कंज्यूम कर चुका है, कितना ऑर्गेनिक मैटर मेरा जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर था वो मेरा कितना स्टेबल हो चुका है। स्टेबल कैसे होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको ब्रेक कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, उसके लिए स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज कर दिया, और जो बीओडी कंज्यूम करनी थी वो बीओडी कंज्यूम कर ली है। ये होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। वहाँ लिखा आ गया 80% स्टेबलाइज हो गया है, तो मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? 80% है। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फाइटोकाइनेटिक्स। तो अपने को पता है क्या है
बीओडी कंज्यूम जैसा ही है। बीओडी कंज्यूम कितनी होती है, देखो एल नोट था, बीओडी कंज्यूम क्या होती है, और ऑर्गेनिक मैटर जितना डिकम्पोज हो गया। एल नोट था, अभी बचा एल टी, तो डिकम्पोज कितना होगा, एल नोट माइनस एल टी। स्टार्टिंग में कितना था, एल नोट। यही क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। अब 1 माइनस का एल टी बाई एल नोट हो गया इंटू 100 हो गया। 1 माइनस का एल टी क्या था, एल नोट ई की बार माइनस का के टी डिवाइड बाई एल नोट इंटू 100। एल नोट से एल नोट कट गया। 1 माइनस का ई की बार माइनस का के टी इंटू 100 क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। यानी स्टेबलाइज हो गया। रिलेटिव स्टेबलाइज मतलब 100% के रेस्पेक्ट में 100% बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर था, उसके रेस्पेक्ट में 80% ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। बस यही है। और स्टेबलाइज हो गया मतलब क्या हो गया, डिग्रेड हो गया मतलब क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। और कंज्यूम का अपन कैसे निकालते हैं, बीओडी। अपने को पता है कि एल नोट था, एल टी अभी बचा हुआ है, बस हो गया काम। ठीक है, तो फाइव टोटल काइनेटिक्स को अपन फॉलो करते हैं। तो एल नोट इक्वल माइनस के टी क्या है, फाइव टोटल काइनेटिक्स ये है। तो बस इतना फ्रैक्शन ऑर्गेनिक मैटर अभी बाकी है, तो पता ही है एल टी बराबर एल नोट इक्वल माइनस के टी। एल टी क्या है, एल टी है कि ऑर्गेनिक मैटर बचा कितना, अभी अभी की डेट में कितना बचा हुआ है, एल नोट स्टार्टिंग में था, एल टी बाई एल नोट क्या हो गया, अभी जो फ्रैक्शन ऑर्गेनिक मैटर बचा है, डिग्रेड होना बचा हुआ है। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें समझ में आ गया। सिंपल सा क्या है कि स्टेबलाइज्ड, रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब 100% के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट ऑर्गेनिक मैटर या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज हो चुका है, मतलब डिकम्पोज हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है, कंज्यूम्ड हो चुका है। किसने कर दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कर दिया। देखो और क्या क्या लिखा हुआ है, एल नोट क्या था, टोटल ऑर्गेनिक मैटर था, इसी को अपन बीओडी अल्टीमेट बोलते हैं। एल टी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर एट एनी टाइम टी, और बीओडी रिमेनिंग। बीओडी रिमेनिंग कैसे होता है, बीओडी रिमेनिंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग, और ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग क्या है, एल टी। और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन से एल नोट टी की और माइनस के टी। एल टी बाई एल नोट इतना फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अभी भी डिग्रेड होना बाकी है, यानी एल टी ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है, एल नोट टोटल था, इतना फ्रैक्शन ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है। 1 माइनस एल टी बाई एल नोट क्या हो गया, इतना फ्रैक्शन स्टेबलाइज हो चुका है। अगर एल टी बाई एल नोट ये बता रहा है कि इतना ऑर्गेनिक मैटर अभी बचा हुआ है, इतना ऑर्गेनिक मैटर अभी डिग्रेड होना बचा हुआ है, कि एल टी क्या बता रहा है, इतना ऑर्गेनिक मैटर अभी है, टोटल कितना था एल नोट, मतलब इतना फ्रैक्शन ऑर्गेनिक मैटर का अभी भी बचा हुआ है। तो कंज्यूम कितना हो गया, 1 माइनस एल टी बाई एल नोट, ये कितना हो गया, डिग्रेड हो गया 1 माइनस एल टी बाई एल नोट। और यही क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई का माइनस के टी आ जाएगा। क्यों, 1 माइनस का एल टी को अगर एल नोट ई की बार माइनस के टी लिखूंगा और डिवाइड बाई एल नोट लिखूंगा, तो एल नोट इसे एल नोट कर जाएगा, क्या आ गया, 1 माइनस ई की बार माइनस का के टी। तो आपको 100 से परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। नाम में लिखा हुआ है रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब कितना परसेंट ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, कंज्यूम्ड हो चुका है, बस। अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी 80% लिखी आ रही है, मतलब 80% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है। अब इसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या है, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अभी तक शायद इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या करते हैं अपन मिथाइलिन ब्लू टेस्ट में, मिथाइलिन है, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। जैसे ही बीओडी 1 क्या लिखा है, जैसे ही बीओडी फर्स्ट स्टेज की कंप्लीट हो जाती है, तो एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो मिथाइलिन ब्लू जो है इंडिकेटर मान लो, तो मिथाइलिन ब्लू क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्योंकि अब क्या हुआ, देखो इसमें थोड़ा सा और देखो। फॉर एग्जाम्पल, यदि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा है,
ऑर्गेनिक पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है तो बैक्टीरिया ज़्यादा है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, जल्दी आ जाएगा, ब्लू कलर गायब होगा। अब अगर ब्लू कलर जल्दी गायब हो रहा है मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है, स्टेबिलिटी क्या है, कम है, क्योंकि ब्लू कलर क्या हो रहा है, जल्दी से गायब हो जा रहा है। जल्दी से गायब हो जा रहा है मतलब ऑक्सीजन जल्दी से खत्म हो जा रही है। ऑक्सीजन जल्दी से खत्म हो जा रही है मतलब उसके अंदर तो ऑर्गेनिक पोल्यूशन अभी बहुत सारा है, स्टेलाइज तो कम हुआ है, तो स्टेबिलिटी कम निकल के आती है। अगर कलर देर से गायब हो रहा है मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, डिग्रेडेशन धीरे धीरे हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कम है तो मतलब स्टेबलाइज्ड ज़्यादा हो गया और रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो सारा खेल ये ऑक्सीजन का ही है कि ऑक्सीजन कितनी जल्दी खत्म हो जा रही है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है ना, तो जो एरेबिक वाला माइक्रोइज्म था, ऑक्सीजन कौन यूज करता है, एरेबिक माइक्रोइज्म यूज करते हैं, उसी को BOD1 स्टेज बोलते हैं। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है ना, तो एनारोबिक माइक्रोइज्म शुरू हो जाते हैं और ये बनाते हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट मतलब मान लो कि H2S गैस निकाली, NH3 गैस निकाली, तो ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो गया। और ये मिथाइलिन ब्लू गैस, मिथाइलिन ब्लू जो कंपाउंड है उसको ब्लू, ब्लू मतलब ब्लू है, ब्लू कलर का है, तो मिथाइलिन ब्लू को कलरलेस बना देते हैं और अपने को पता चल जाता है कि अभी स्टेज 2 शुरू हो चुकी है, स्टेज 2 हैज़ बिन स्टार्टेड, यानी एनारोबिक कंडीशन स्टार्टेड हो चुकी है। तो अगर ये कंडीशन जल्दी आ जाती है तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो गई है, तो मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी कम है अभी, स्टेबलाइज कम हो रखा है ऑर्गेनिक मैटर अभी प्रेजेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्लू कलर गायब, अगर ब्लू कलर जल्दी गायब हो जा रहा है मतलब क्या हुआ, तो ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो गया मतलब अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा है अभी तो स्टेबलाइज तो कम ही हुए हैं, अगर ज़्यादा अभी ज़्यादा है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कम हुई है, मतलब स्टेबलाइज कम हो रखे हैं, अभी भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। इसमें सैंपल में तो ये आ गया। अब ये को देख लो, रिलेटिव स्टेबिलिटी एक और डेफिनेशन है इसमें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन एफ्लुएंट्स। ठीक है, अभी ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी है एफ्लुएंट्स में, डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर BOD फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज मतलब एरोबिक कंडीशन में BOD की रिक्वायरमेंट कितनी है वो आएगा नीचे, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी है एफ्लुएंट्स में वो आएगा ऊपर। अगर मान लो कि ऑक्सीजन अवेलेबल एफ्लुएंट्स में अभी ज़्यादा है मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है तभी तो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा डिकम्पोज हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन अवेलेबल ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन मैटर कम है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर अभी कम है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा निकल के आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला फाइनली अपने को ये पता ही है। अब इसमें प्रोसेस क्या क्या करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, कुछ 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, 37 डिग्री, दो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। कुछ एंजाइम्स होते हैं एनारोबिक माइक्रोरिज्म के, वो क्या कर देते हैं, डीकलराइज कर देते हैं, ब्लू से कलरलेस कर देते हैं। पहले सिस्टम में एरोबिक माइक्रोरिज्म है, जब ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाता है, ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाता है, तो एनारोबिक माइक्रोरिज्म एक्टिव हो जाते हैं, पता है। उसके लिए अपन मिथाइलिन ब्लू टेस्ट करते हैं कि जैसे ये एनारोबिक माइक्रोरिज्म एक्टिव हो जाते हैं, मिथाइलिन ब्लू का कलर ब्लू से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और जल्दी अगर कलर खत्म हो जाए मतलब ऑक्सीजन की कमी जल्दी हो गई मतलब अभी भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कमी है सैंपल में, अगर जल्दी कलर खत्म हो जा रहा है मतलब अभी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, मतलब पॉल्यूशन अभी भी ज़्यादा है, रिलेटिव स्टेबिलिटी कम है, स्टेबलाइज कम हो रखा है, पॉल्यूशन अभी भी ज़्यादा है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कम निकल के आती है। ऑक्सीजन की कमी है सिंपल में, जल्दी कलर खत्म हो जा रहा है, तो बस एक ये भी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी है अभी एफ्लुएंट्स में और डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी है। ये वही कॉन्सेप्ट आ गया
अपने स्टार्टिंग में रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कितना हो गया है, यही है, डिकम्पोज कितना है, ये हमने निकाला था कि एल नोट था, एल टी अभी बचा हुआ है, तो एल नोट माइनस एल टी डिकम्पोज हो चुका है कितने में से, एल नोट में से, इंटू हमने 100 लिया था, ठीक है। तो एल नोट माइनस एल टी डिवाइड बाई एल नोट, एल नोट क्या हो गया, बीओडी अल्टीमेट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अल्टीमेट, यही हो गया अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बीओडी वन स्टेज के लिए, कितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि फर्स्ट स्टेज के लिए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, आ गया बीओडी अल्टीमेट। एल नोट माइनस एल टी क्या है, ये क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर इतना डिकम्पोज हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर इतना डिकम्पोज हो चुका है, तो इतनी ऑक्सीजन, इतनी बीओडी हो चुकी है, कंज्यूम्ड हो चुकी है, कंज्यूम्ड हो चुकी है बीओडी, इतनी कंज्यूम्ड हो चुकी है, बीओडी एक्सेटेड हो चुकी है, तो एल नोट माइनस एल टी डिवाइड बाई एल नोट, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन एफ्लुएंट्स डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बीओडी वन स्टेज, ऑक्सीजन अवेलेबल बोला है इसने यार, ये हम कंफ्यूज हो गए भाई, हमें पूछना पड़ेगा ए आई से। ओके दोस्तों, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो सही था, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, अभी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी है, ये तो ऑक्सीजन अवेलेबल कितनी थी, एल नॉट माइनस एल टी से तो इसे आ रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज कितनी हो गई, हमें यूज़ कितनी कर ली, एक्सेप्टेड कितनी हो गई, टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर, अच्छा चलो इसको, बाकी देखो और क्या इसका क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपल सा रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, ए सैंपल टेक्स 7.5 days टू डिक्लोराइज आफ्टर द एडिशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिथाइलिन ब्लू को डिक्लोराइज होने के लिए 7.5 दिन लगते हैं, द सेम सैंपल विद सिमिलर रिलेटिव स्टेबिलिटी इज एक्सपोज टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर यही सेम सैंपल को अगर हमने एक्सपोज कर दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कितना टाइम लगेगा डिक्लोराइज होने के लिए, एक तो ये पता चल जाएगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 7.5 दिन लग रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होगी, सिंपल फॉर्मूला आपने को पता है, वन माइनस सिमिलर रिलेटिव स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी होती क्या है, वन माइनस ई के वन माइनस के टी, क्यों, रिलेटिव स्टेबिलिटी होती क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज्ड, तो स्टेबलाइज किया मतलब डिकम्पोज हो चुका है, एल नोट में से अभी एल टी बचा हुआ, तो एल नोट माइनस एल टी स्टेबलाइज हो चुका है डिवाइड बाई एल नोट, स्टार्टिंग में कितना था एल नोट, और ये परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये निकल के आ जाता है वन माइनस ई का माइनस के टी और इंटू 100, अब रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों केस में बराबर बताइए, तो वन माइनस ई का माइनस के टी इंटू 100, के वन टी वन के टू टी टू, तो अगर सब कुछ बराबर है, के वन टी वन बराबर का के टू टी टू बराबर होंगे, के वन टी वन तो क्या है 20 डिग्री वाला ही है, टाइम 7.5 डेज है, इसका के वन दिया हुआ है क्या, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये तो हो जाएगा के 20, टेम्परेचर ये टाइम दिया हुआ है 7.5 डेज, के टू ये हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, के 20 1.047 इंटू टी माइनस का 20, ठीक है, इंटू टाइम कितना है ये तो निकालना है, और के 20 से के 20 कट जाएगा, टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन निकालेंगे 7.5 बराबर का 1.047 इंटू 37 माइनस का 20,
17 इंटू T2, ये टाइम निकालना है अपने को। तो 7.5 डिवाइड बाई आएगा 1.047। तो 7.5 में एक से ज़्यादा की अमाउंट डिवाइड कर रहे हैं तो 7.5 से कम ही वैल्यू आएगी, लेस देन 7.5 डेज नहीं आएंगे, कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ये याद रखना है, KT बराबर K20 1.047 T-20। तो ये होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी। छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि कैसे आएगा। अब इसमें चलते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपने कई बार पढ़ चुके हैं अपन कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की रेट उस टाइम पे अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर के प्रोपोर्शनल होती है। आएंगे माइनस का KLT आ गया, LT बराबर L नॉट E माइनस KT। L नॉट क्या है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर मान लो, तो वही क्या हो जाती है, BOD अल्टीमेट हो जाती है। LT क्या है, उस टाइम पे प्रेजेंट, किसी भी टाइम पे प्रेजेंट, T टाइम पे प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर। और डिकम्पोज कितने हो गए, L नॉट माइनस LT डिकम्पोज हो गए। इनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को क्या बोलूँगा, BOD एक्सेप्टेड और BOD डिकम्पोज्ड, BOD कंज्यूम्ड। ठीक है, यही LT क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर एट एनी टाइम T, और इसको क्या बोलूँगा मैं, BOD। अभी इतना रिमेनिंग बचा हुआ क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी LT बचा हुआ है, तो ये भी BOD रिमेनिंग बचा हुआ है। कि LT ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए अभी भी मेरे को इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया BOD रिमेनिंग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमेनिंग। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्सेप्टेड और कंज्यूम्ड कितनी, L नॉट माइनस का LT। क्यों, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक मैटर इतना डिकम्पोज कर दिए, उसके लिए उसको डिकम्पोज करने के लिए बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी मेरी ऑक्सीजन की डिमांड थी, और उसको वो एक्सेप्टेड हो गई, कंज्यूम्ड हो गई। समझ में आ गया अपने को। अब आता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर है तो DL/dt प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ओके, उसमें DL/dt प्रोपोर्शनल टू L था, इसमें DL/dt प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया। आगे मैं इसको ओपन करूँगा तो माइनस का KL स्क्वायर आ गया। तो मेरे को फॉर्मूला निकल के आता है, ये आसान रहता है मेरे को फॉर्मूला याद करना, 1/LT, 1/LT बराबर का 1/L नोट प्लस का KT। ये अपने को याद होना चाहिए, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के तो सारे इक्वेशन, सारी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग उसी पे चल रही है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का भी अपने को आइडिया रहना चाहिए। 1/LT बराबर का 1/L नॉट प्लस का KT। ठीक है, तो इसी को अगर तुम्हें सिंपल LT निकालना है तो इसी को कर लो। ठीक है, तो अपने को याद करने के लिए ये आसान है, 1/LT बराबर 1/L नॉट प्लस का KT। अब आइडिया ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है क्या, क्या है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या बताती है, तो ये बताती है कि रिएक्शन केवल रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, उस टाइम पे अवेलेबल रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है। लेकिन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या बताती है कि केवल रिएक्शन रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया एंड फूड की इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। बैक्टीरिया को फूड अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसके हिसाब का है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पे भी, उनके इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो रिएक्शन रेट आती है प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, यानी DL/dt प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आती है। फर्स्ट ऑर्डर में अगर फूड कम होता है तो रेट धीरे धीरे करके कम होती है, रेट कम होती है लेकिन धीरे धीरे करके कम होती है। सेकंड ऑर्डर में अगर फूड कम हुआ तो रेट बहुत तेज़ी से कम होती है, क्योंकि L स्क्वायर है। अगर ये फूड कम हुआ तो रेट बहुत तेज़ी से कम होती है। ओके, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में किस पे रिएक्शन क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में तो फूड कम हुआ, रेट धीरे कम हुई। सेकंड ऑर्डर में फूड कम हुआ तो रेट बहुत तेज़ी से कम होती है, लग ही रहा है। तो ये DL/L क्या है, ऑर्गेनिक मैटर मान लो इसको, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, फूड मान लो, तो फूड के डिकम्पोजिशन की रेट प्रोपोर्शनल टू उस टाइम पे अवेलेबल फूड की स्क्वायर के बराबर होती है। और
और उसमें किस में थी, एल की। तो अगर एल कम हो रहा है तो डी एल बाई डी टी कम तो होगा, उतनी रेट से कम नहीं होगा। इधर आ गया एल स्क्वायर, रेट बहुत तेज़ी से कम हो जाती है, यानी कि सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसमें सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में यही बस आइडिया था सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, यही पूरा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो अपने को डी एल बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, डी एल बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना है अपने को, तो 1/LT किसी टाइम पे ऑर्गेनिक मैटर की कंसनट्रेशन 1/L0 प्लस का KT, ये अपने को याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में तो अपने को याद ही रहता है, डी एल बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एल और एल टी एट एनी टाइम टी बराबर एल नॉट की और माइनस का KT। ये तो नेचर का ये पसंदीदा रूल है, पसंदीदा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर याद रखना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा बढ़िया बढ़िया बची हुई हैं, अपन ये कंप्लीट ही करते हैं आज। टाइम मानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 1:41 हो गया। तो दोस्तों बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं अपनी, कुछ भी नहीं है। स्पीसीज कैसे टाइप की होती हैं, पृथ्वी पर सबसे पहले साइनो बैक्टीरिया आया, उनका क्लासिफिकेशन है छोटा छोटा बैक्टीरिया का, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी के लिए, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, आप लोगों का नुकसान होता है, शायद डेटा ज़्यादा डिकम्पोज नहीं होता, ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ये आप एक बार में देखते नहीं होंगे। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ 1.5 घंटे के अराउंड की वीडियो बनाने की। बाकी अपन ये बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसको कंप्लीट। ओके दोस्तों, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। बाकी हमने आज पढ़ा कुछ भी खास नहीं है, ठीक है।